मम्मी जी, आपके कमरे में बाथरूम है, फिर आपने मेरे बाथरूम को इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? आपको पता है मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अब जब आपको यहाँ से जाना ही है तब तो ऐसी हरकतें करना बंद कीजिए। अब इस घर का मोह माया छोड़िए और अपने जरूरत का सामान जो बस आपका हो उसे पैक कीजिए। बार बार एक ही चीज मैं नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मेरे पास फालतू समय नहीं है। रत्ना अपनी सास बिमला जी को कहती है। बिमला जी बोली, बहू तुम जानती हो मेरे कमरे का बाथरूम कितना छोटा है, मुश्किल से उसमें कोई बैठ पाता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे ही कपड़े धो रही थी। बहू एक बात बोलूं, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ना जाने तुमने मेरे बेटे पर क्या जादू किया है कि वो तुम्हारे कहने पर हमसे अलग होने को तैयार हो गया, और वो भी तब जब हम जीवन के आखिरी सफर पर हैं। तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती? रत्ना इधर उधर देखी और बोली, मेरे पास आपका ये फिल्मी ड्रामा देखने और सुनने के लिए वक्त नहीं है। ये ड्रामा अब अपने बूढ़े पति के सामने किया कीजिए, शायद उन्हें पसंद आए। जब मैं बहू बनकर आई थी तब आप अपना शासन चलाती थी। उस वक्त मैं नौकरी नहीं करती थी तो इस घर में रत्ती भर मेरी अहमियत नहीं होती थी। अब मैं कमाती हूँ तो इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है। शायद आपने कहीं सुना होगा, जिसकी भैंस उसकी लाठी। तो फटाफट अपना सामान बांधिए और जितनी जल्दी हो सके घर को खाली कीजिए। इतना कहकर रत्ना दफ्तर चली गई। बिमला जी घर के एक एक सामान को निहार रही थी। तभी उनकी नज़र परिवार की एक तस्वीर पर पड़ गई। उस तस्वीर को हाथ में लिए वो उस दिन को याद करने लगी जब वो रत्ना का गृह प्रवेश कर रही थी। कितने शौक से उन्होंने उसकी आरती उतारी और घर का सबसे बड़ा कमरा उसके लिए सजाया था। उस दिन बिमला जी को लग रहा था उनका परिवार पूरा हुआ। हफ्ते 10 दिन बाद सारे मेहमान अपने अपने घर को चले गए। रत्ना और विवेक अपने हनीमून पर निकले और करीब 15-20 दिन बाद जब वो घूमकर आए तो बिमला जी ने घर की चाबी रत्ना के हाथ में देते हुए कहा, बहू अपने घर की जिम्मेदारी संभालो, मुझे लगता है तुम बेटर तरीके से संभाल पाओगी। रत्ना ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। बाद में विवेक से बोली, विवेक मैं हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। विवेक बोला, ठीक है, जब तक नौकरी नहीं कर रही हो तब तक कर लो, और नौकरी करते हुए भी घर को तो संभाला जा सकता है। करना ही क्या है, बस नौकर रख लेना और उनको गाइड करते रहना। अब तुम इस घर की मालकिन हो, आदत डाल लो। रत्ना को भी लगने लगा कि अब वो पूरा घर उसके इशारे पर चलेगा। एक रोज रत्ना ने घर के पर्दों को बदलने की कोशिश की। बिमला जी बोली, बहू अभी पर्दे बदलने की क्या जरूरत है, फालतू का खर्चा हो जाएगा। तुम्हारी शादी में ही पूरे पर्दे बदले गए थे। उस पर विवेक ने कहा, हाँ रत्ना, बहुत खर्चा हो जाएगा। ऐसे ही शादी के खर्चे में मैं अभी उबर नहीं पाया हूँ। इन सब चीजों को करने से पहले एक बार माँ से पूछ लिया करो। और विवेक चला गया। अब छोटी छोटी बातों पर विवेक और रत्ना की बहस होने लगी। रत्ना बोली, फालतू का मेरे हाथ में चाबी देकर मुझे झूठ मूठ की रानी बनाया। आखिर घर में होता वही है जो तुम्हारी माँ चाहती है। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती, इसीलिए कहती हूँ यह घर गृहस्थी मुझसे संभाली नहीं जाएगी। पत्नी के गुस्से को कम करने के लिए विवेक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पर्दे बदलने हैं तो अपने कमरे के पर्दे बदल लो और जो तुम्हें करना है अपने लिए करो। मैं बस घर के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तुम जानती हो अगर मैं परेशान रहा तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अब रत्ना अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगी। जब जी करता शॉपिंग करती,
जब जी करता अपने कमरे के सामान को हटा देती और नया सामान ले आती। बिमला जी के कई बार उसे रोका, बहू घर का खर्चा तुम्हारे ससुर जी संभालते हैं, अपने पति के पैसों को संभाल कर रखना सीखो, आगे चलकर तुम्हें काम आएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो विवेक के कान भरने लगी। एक रोज रत्ना की बुआ सास पुष्पा जी आई। रत्ना के हाव भाव को देखकर बिमला जी से बोली, भाभी लगता है आपने समय से पहले ही अपनी बहू को जिम्मेदारी दे दी। अब देख लो, मुझे आए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं, पर अपने कमरे से निकलकर मुझसे मिलने तक नहीं आई है। बिमला जी बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, पूरा घर संभालती है, शायद थक गई होगी, रुकिए मैं अभी बुलाती हूँ। इतना कहकर वो रत्ना के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। बहू, ओ बहू, देखो तुम्हारी बुआ सास आई है। रत्ना आंख मलते हुए बोली, क्या है मम्मी जी, दरवाज़ा क्यों पीट रही हैं? बुआ जी आई हैं तो गप्पे मारो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? भला मेरा क्या काम है 2 बूढ़ी औरतों के बीच में? बिमला जी बोली, बस एक कप चाय उनके लिए बनाकर ले आओ और प्रणाम कर लो, वरना गांव में जाकर हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगी। बिमला जी के बार बार कहने पर रत्ना चाय बनाकर लाई और हाथ जोड़कर प्रणाम की। पुष्पा बुआ बोली, क्या बात है बहू, जवानी में ही कमर की हड्डी टूट गई है क्या? अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना भी नहीं जानती हो क्या भाभी? अपनी बहू को कुछ सिखाया नहीं? बिमला जी कुछ कहती, उससे पहले रत्ना बोली, बुआ जी मैं हर किसी के सामने नहीं झुकती और आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोचिए। चले आते हैं मुफ्त का खाना खाने और चाय पीने। रत्ना बनबनाते हुए वहां से चली गई। बिमला जी ने अपनी ननद से अपनी बहू की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वो जानती थी वो चुप नहीं रहेगी, हर जगह 4 तरह की बातें करेगी। और वही हुआ। जब रिश्तेदारों ने ताना देना शुरू किया तो ये बात विवेक तक भी पहुंची। अपनी पत्नी को समझाने की जगह अपनी माँ पर चिल्लाना शुरू किया। माँ, क्या जरूरत थी आपको बुआ जी के सामने रत्ना को 4 बातें कहने की? सारी गलती आपकी है। ये मेरी पत्नी है, कोई नुमाइश की चीज़ नहीं। और यहाँ जे इस घर की नौकरानी है कि यही सबको चाय देगी। अगर आपको अपने रिश्तेदारों की खातिरदारी करनी है तो खुद किया कीजिए। और रत्ना तुम भी सुन लो, तुम्हारी जो मर्जी आए इस घर में करो, तुम पूरी आज़ाद हो। माता पिता हक्के बक्के अपने बेटे को देखते रह गए। समय बीता, रत्ना को नौकरी मिली। अब तो उसे किसी का डर नहीं था। उसने पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। झाड़ू पोछा के लिए उसने कामवाली रखी और खाना बनाने वाली कामवाली को हटा दिया, ये कहते हुए कि मम्मी जी घर के सभी लोगों का जानती हैं कि कौन क्या खाता है, तो आज से खाना मम्मी जी बनाएंगी। फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना। हाँ, कुछ दिन बाद मैं इनकी हेल्प के लिए एक असिस्टेंट रखवा दूंगी। बिमला जी ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। जिस घर में बेटी और मेहमानों का सम्मान होता था, वहाँ अब पार्टी और बोतें खुलती थी। एक सुबह बिमला जी के पति कमल बाबू अपने कमरे से बाहर निकले तो दरवाजे के बाहर शराब की बोतलें इधर उधर हो रही थी। ये सब देखकर वो बहुत नाराज हुए और बेटे को आवाज लगाने लगे, विवेक विवेक। विवेक आंख मलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और बोला, क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हैं? विवेक के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। कमल बाबू ने अपना नाक बंद किया और बोले, तुमने शराब पी है? विवेक बोला, तो क्या आपकी तरह कंठी माला पहन लूं? अरे आवाज क्यों लगा रहे थे ये बताइए। कमल बाबू ने बोतल की तरफ इशारा किया और बोले, ये सब क्या है?
मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने भ्रष्ट कर दिया है। तभी कमला अपने कमरे से सिल्कन वाली नाइटी पहनकर निकली और बोली, क्या सुबह सुबह हल्ला मचाकर रखा है? पापा जी, क्या आपको पता नहीं था कि मुझे नौकरी मिली है? उसी की पार्टी थी। क्या हम अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियां भी नहीं बांट सकते? कमल बाबू ने नीचे देखकर बोले, बहू तुम कमरे के अंदर जाओ, मैं ऐसी हालत में तुमसे बात नहीं कर सकता। रत्ना बोली, ये आपकी नज़र खराब है, मेरे कपड़े नहीं, अब घर में रहना है तो धृतराष्ट्र बनकर रहिए, वरना अपना सामान बांधो, आपके रहने का इंतजाम हम कर देंगे। सुन लो विवेक, जल्दी से जल्दी इन दोनों के रहने की कोई व्यवस्था करो, मुझे इस घर में ये लोग नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। विवेक बोला, पापा मैं आपसे दोपहर में बात करूँगा, बहुत दिनों से मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। इतना कहकर उसने पिता के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। दोपहर में बिमला जी कमल बाबू को खाना दे रही थी तो विवेक सामने आया और बोला, हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और आप लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं। ऐसा है, आप लोगों की कमाई तो कुछ होती नहीं है, बस बैठकर खाते रहते हो। कमला जी बोली, बेटा अगर तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया तो इसमें हमारी क्या गलती है? बुढ़ापे में क्या हम भूखे रहेंगे? विवेक बोला, माँ 2 मिनट चुप रहो, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। पापा, मैं पिछले 2 महीनों से आप लोगों के रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा था, जहां आपको आपके जैसे लोग मिले और मुझे वो मिल भी गया। 4 दिन बाद की मैंने आपकी बुकिंग वहां कर दी है, तो 4 दिन में जो भी आपके ज़रूरत का सामान है उसे रख लीजिए। बिमला जी कुछ बोलना चाही तो वो बोला, माँ मेरा फैसला आखिरी फैसला है, आप लोग जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। बिमला जी अपने पति की तरफ नम आंखों से देखी और कमल बाबू अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद, माँ आपकी पैकिंग हो गई, कितना टाइम लगाती हो? आखिर इस घर में आपका सामान ही कितना है? अचानक से विवेक की आवाज़ पर बिमला जी का ध्यान भंग हुआ और वो पुरानी यादों से बाहर आई। बिमला जी कांपते स्वर में बोली, बेटा विवेक, हमें इस घर से मत निकालो, इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? याद है तुम्हें, कुछ घंटों के लिए मैं कहीं जाती थी तो तुम कैसे मेरे बिना कितना रोते थे। आज तुम क्या मेरे बिना रह पाओगे? पूरे घर में कोहराम मचा। कमल बाबू ने चुप्पी साध ली थी, पर उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। विवेक बोला, अरे माँ, मैं आपको घर से निकाल कहाँ रहा हूँ, बस आपके रहने का इंतज़ाम कहीं और कर दिया हूँ। आस्था आश्रम में मैंने आपके लिए एक बड़ा सा कमरा बुक कर दिया है, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और बीच बीच में मैं वहाँ का इंतज़ाम देखने के लिए आता रहूँगा। आप चिंता मत कीजिए, अपना सामान बांधिए। नहीं बेटा, पर वो मेरा घर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तुम नहीं होंगे, ना तुम्हारे बचपन की यादें होंगी। विवेक ने नारायक स्वर में कहा, माँ जाना तो आपको पड़ेगा ही, और यह मेरा आखिरी फैसला है। मैं हर रोज़ ये सास बहू के झगड़े से परेशान हो चुका हूँ, और मेरे सामने रोने धोने का नाटक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। आप जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। अचानक कमल बाबू की दमदार आवाज़ ने सबको चुप करा दिया। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यह घर हमारा है, मैंने इस घर को बनाया है। तुम कौन होते हो हमें इस घर से वृद्धाश्रम भेजने वाले? ना तो हम तुम्हारी कमाई खाते हैं और ना ही तुम्हारे घर में रहते हैं। अरे कर्जदार तो तुम हो जो हमारे पैसों पर इस घर में पलते हो। मेरी पत्नी और मुझ पर तुम्हारा एक पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि ये पूरा घर मेरे पैसों पर चलता है, और तुम मेरी पत्नी को आदेश दे रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत!
अगर इस घर से कोई जाएगा तो वह तुम और तुम्हारी बिगड़ेल बीवी। विवेक ऊंची आवाज में बोला, पापा ये क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? कमल बाबू ने जोर का थप्पड़ विवेक को लगाया और बोले, आज तक सोचता था जो मैंने तुम्हें संस्कार दिए और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो सिखाया, तुम कभी किसी बड़े का अपमान नहीं करोगे। तुमने तो घर से ही शुरुआत की। अब तुम लोग इस घर में एक पल नहीं रह सकते। अपना सामान समेटो, जिसे तुमने खरीदा हो उसे लो और मेरा घर खाली करो। तुम्हारी कमाई और तुम्हारी बीवी की कमाई हमें कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे बच्चों से बेहतर हम निसंतान होते। इतना कहते हुए कमल बाबू ने एक जोर का धक्का विवेक को दिया। लड़खड़ाते विवेक को रत्ना ने संभाला और बोली, पापा जी, लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग सठिया गया है। अपने जवान बेटे पर हाथ उठाया, ये नहीं सोचा कि अगर ये हाथ उठा दे आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। बूढ़े हो गए हैं तो दिमाग भी घुटनों में चला गया है। कमला जी ने एक जोर का थप्पड़ रत्ना को रसीद किया और बोली, सबकी जड़ ये लड़की है। जब से घर में कदम रखी है पूरे घर की शांति भंग करके रख दी। समाज में हमारी इज्जत नहीं रहने दी। अब तो हमें भी किसी बात का डर नहीं है। लड़की, अपना फालतू का सामान ले और निकल मेरे घर से। कह दूंगी मैं समाज वालों से कि हमारा कोई बेटा बहू नहीं है। रामू, रामू। कमला जी ने पुराने नौकर को आवाज लगाई और कहा, इन दोनों का सामान घर से बाहर फेंको और याद रखना, दोबारा अगर ये दोनों हमारे दरवाजे पर दिखे तो तुम्हारा भी इस घर में आखिरी दिन होगा। इतना कहकर बिमला जी ने कमल बाबू का हाथ थामा और बोली, चलिए जी, इन बच्चों को बराबर क्या बिठाया, ये तो हमारे ही सिर बैठकर तांडव करने लगे। ये भूल गए कि बाप बाप होता है। रत्ना ने आओ देखा ना ताओ देखा अपना सामान समेटने लगी और बोली, चलो मेरे मम्मी के घर, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन लोगों को मैं देख लूँगी। इन 2 सालों में बिमला जी रत्ना के स्वभाव से भली भांति परिचित हो गई थी। उन्हें डर था कि रत्ना कोई कदम उठाए उससे पहले बिमला जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर रपट लिखवा दी और उनका अंदेशा सही निकला। जब रत्ना पुलिस स्टेशन में रो धोकर कंप्लेन लिखवाने गई तो महिला पुलिसकर्मी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला और कहा कि पहले तो सास ससुर पर अत्याचार करती हो, फिर ऊपर से वुमेन कार्ड खेलती हो। निकलो यहाँ से वरना अंदर कर दूंगी। महीने दिन भी नहीं हुए थे कि रत्ना के घर में आए दिन विवेक को बहुत कुछ सुनना पड़ता था। एक रोज तो रत्ना के भाई ने विवेक से कहा, अरे जीजा जी, आराम की रोटी कब तक खाते रहोगे? मेरी बाइक को साफ कर दो। ये नई बात नहीं थी। कभी रत्ना की माँ विवेक को झोला पकड़ा देती कि दामाद जी जाओ बाहर से थोड़ा दूध और ब्रेड ले आओ। हद तो तब हो गई जब रत्ना ने सबके सामने विवेक को अपनी सैंडल देते हुए कहा, विवेक, मेरी सैंडल बहुत गंदी है, इसे साफ कर दो। उस पर रत्ना का भाई हंसने लगा। विवेक की नजरें शर्म से झुक गई। वो अपना सामान बांधने लगा। रत्ना बोली, क्या हुआ बेबी? मेरा भाई तो मजाक कर रहा था। विवेक बोला, सही कह रही हो, तुम्हारे पूरे घर वाले मेरे साथ मजाक ही तो करते हैं। अरे मजाक तो तुमने मेरा बना दिया है। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं की, पर तुमने उस घर को हमेशा जेल समझा। जहाँ जब से आया हूँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, फिर भी तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं जा रहा हूँ। रत्ना बोली, पर हम जाएंगे कहाँ? विवेक बोला, तुम मेरे साथ रहो, हम छोटा सा घर ले लेंगे और धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। रत्ना बोली, नहीं, मैं नहीं रह सकती, मुझे आदत नहीं है। 2 साल तुम्हारे घर में रही, मेरी बुरी हालत हो गई थी। मैं वापस से वो सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम जाओ, अच्छा घर बनाओ, सब कुछ सेट हो जाए तो मुझे बता देना। विवेक बोला,
जब सब कुछ मैं कर लूँगा तो तुम आकर क्या करोगी? बेहतर है हम अपना रास्ता बदल लें। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया और कुछ दिन बाद रत्ना को तलाक के कागज भिजवा दिया। कमल बाबू को जब बेटे के टूटे हुए रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने बेटे से संपर्क किया। विवेक माँ बाप के कदमों में बैठ गया और रोने लगा कि सारी गलती मेरी है, मैं उसकी बातों में आ गया था। माँ, वो तो दूसरी थी, पर मुझे तो आपका ख्याल रखना चाहिए था। कमल बाबू बोले, बेटा, लोग ठोकर से ही सीखते हैं। हमें खुशी है कि समय रहते तुम्हें सीख मिल गई। विवेक ने दोबारा शादी नहीं की, ये कहकर कि जिस दिन सही जीवन साथी मिलेगी तब सोचूंगा। उसके कहने पर कमल बाबू ने अपना घर वृद्धाश्रम वालों के नाम किया और अपनी कमाई से उसने नया घर लिया और जब तक माता पिता जीवित रहे उनकी सेवा करता रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।